चलो आ जाओ बच्चों, आज की हम क्लास स्टार्ट करते हैं। आज की जो हमारी क्लास है वो है वैद्युत आवेश तथा वैद्युत क्षेत्र की जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो अब तक पूछे गए हैं, सभी ऑब्जेक्टिव और न्यूमेरिकल जितने भी इम्पोर्टेंट से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं सबको हमने निचोड़ करके इसमें रख दिया है पूरा। और आज की क्लास में हम पूरे विधिवत उसको एक्सप्लेन करेंगे। ऐसा नहीं कि जो ऑब्जेक्टिव दिया वो केवल ऑब्जेक्टिव ही आएगा तो सॉल्व कर पाओगे। हम ऐसा एक्सप्लेन करेंगे कि अगर वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो ठीक है, उसके अलावा अगर वो हमारा और भी नंबर में पूछा जाता है तो भी उसके बारे में एक्सप्लेन कर सकते हो। इस प्रकार हम सभी ऑप्शनों की विधिवत एकदम क्या की जाएगी, जानकारी यहाँ पे दी जाएगी। ठीक है, तो चलो हम क्लास आज की स्टार्ट करते हैं। हम बता दें कि हम 12th के सभी बच्चों को जिनको भी क्लास लेनी, हमने बहुत सस्ता क्लास रखा है। इतना तो दे सकते हो क्योंकि यूट्यूब से हमें कुछ ज़्यादा मिलता नहीं है। अगर क्लास अच्छी लगे तो पर डे का 1 रुपये भी नहीं आ रहा है, 29 रुपये पर मंथ चार्ज लगा है। 12th के बच्चों के लिए मैं कहूँगा कि सभी बच्चे चैनल को जो है ज्वाइन कर लें, क्योंकि 29 पे करोगे तो रेगुलर क्लास आगे भी और बेहतरीन क्लास अभी मिलेगी, चांस उसका अवसर मिलेगा। ठीक है, तो उसके लिए ज़रूरी ये है कि सभी बच्चे सब्सक्राइब कर लोगे तो अच्छा रहेगा हमारे लिए, क्योंकि यहाँ पे हमने फ़ीस ज़्यादा नहीं रखी थी लेकिन उसमें हमें भी कुछ मिलता रहेगा तो ठीक है, क्योंकि यूट्यूब से ज़्यादा हमें कोई इनकम का सोर्स नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे चलो हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। सभी बच्चे आ जाओ। इसमें कमेंट जरूर किया करो वीडियो को देखने के बाद, कि कमेंट जरूर किया करो वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी या कुछ कमी लगे तो ज़रूर बताया करो। कंपल्सरी बताओगे, उससे हम लोग को क्या मिलता है, थोड़ा सा हिम्मत मिलती है कि हाँ बच्चे, इतना बच्चों ने लाइक किया, इतना बच्चों ने जो है चैनल को सब्सक्राइब कर दिया और इतने बच्चे जो है देख रहे हैं वीडियो को, अच्छी लग रही है। और कुछ कमी भी बताओगे कि सर इतना फास्ट पढ़ा रहे हैं या जो भी है, तो हम उसमें और इम्प्रूवमेंट करेंगे और आगे के टॉपिक को हम बदलाव करके लाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, चलो आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहला क्लास हमारी जो है इसमें क्वेश्चन नंबर, हम पहला सभी इसमें देख रहे हैं। पहला क्वेश्चन हमसे क्या करा है, पहला करा है कि धनावेशित वस्तु में होता है। ठीक है, धनावेशित वस्तु में होता है। तो सबसे पहली चीज़ हम बता दें एकदम कि हमारे ऊपर जो भी हमने बताया है, आवेश चैप्टर भी हमने पढ़ा है, यहाँ वीडियो भी हमारी है अवेलेबल है, देख सकते हो। इसमें हमने क्या बताया, हमने बताया कि जो हमारी पॉजिटिव वस्तु कोई होती है, ठीक है, या नेगेटिव जो वस्तु होती है उस किसके कारण होती है, आवेश किस पे होता है। आवेश जो होता है वो इलेक्ट्रॉनों की कमी अथवा अधिकता के कारण होता है। तो अगर किसी पे इलेक्ट्रॉनों की क्या होती है, अधिकता होती है, तो वहाँ ऋणावेश आता है। ठीक है, और अगर कहीं पे इलेक्ट्रॉनों की क्या हो गई, इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है तो उस पर धनावेश आता है। तो यहाँ जो ऑप्शन नंबर सी दिया गया है, इलेक्ट्रॉनों की कमी, तो इसमें जो इलेक्ट्रॉनों की कमी दी गई है ऑप्शन नंबर सी, इससे हमारे की वस्तु पे क्या होती है, पॉजिटिव चार्ज आता है। अगर यहाँ पे ये पूछा जाता है कि उसका द्रव्यमान अब क्या होगा, तो इलेक्ट्रॉनों की कमी की वजह से इसके द्रव्यमान में भी क्या हो जाती है, कमी हो जाएगी पहले की अपेक्षा। ठीक है, वो इसमें भी कमी हो जाएगी, द्रव्यमान यानी मास में भी क्या हो जाएगी, कमी यानी डिक्रीजिंग हो जाएगी या डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो आगे चलते हैं हम लोग यहाँ पे। ठीक है, अगर यहीं पे ऋणावेश होता तो यहीं पे ऋणावेश भी क्लियर कर लो, ऋणावेश होता तो हमारा ऑप्शन नंबर बी सही होता है, इलेक्ट्रॉनों की अधिकता। ठीक है, इलेक्ट्रॉनों के बढ़ने से उसके मास में भी इम्प्रूवमेंट यानी इंक्रीजिंग होता है, यानी वृद्धि हो जाती है। ठीक है, हम थोड़ा सा इंग्लिश भी मिक्स करके बताएंगे ताकि जो है आगे साइंस में कोई प्रॉब्लम ना हो। पढ़ रहे हो तो साइंस में तो थोड़ा अंग्रेजी की भी जानकारी होनी चाहिए। चलो आ जाओ, ऋणावेशित यानी नेगेटिव वस्तु में होता है, वही बात आ भी गई हमारे सामने। ठीक है, नेगेटिव इसमें पूछ रहा है क्या होता है। ठीक है, चलो देख लो, नेगेटिव में भी बता दिया क्या होता है, इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है, ऑप्शन नंबर बी। और मास भी पहले की अपेक्षा कुछ इंक्रीज हो जाता है, हल्का इंक्रीजिंग होती है पर होती जरूर है। ठीक है, आगे चलो, क्वेश्चन नंबर तीसरा हम देखेंगे। तीसरा कह रहा है, दो समरूप धातु के गोलों को क्रमशः, समरूप का मतलब देखो, चूंकि पहला चैप्टर है, समरूप का यहाँ क्या मतलब, जब समरूप शब्द दे दे तुरंत समझ जाओगे कि यहाँ जो धारिता है दोनों की वह इक्वल है, C1 इक्वल टू क्या है, C2 है, धारिता हमारी बराबर हो जाएगी। और जब भी धारिता बराबर होती है, ठीक है, तो अगर समरूप धातु के गोलों को एक दूसरे से जोड़ दोगे तो जोड़ने के बाद इनका आवेश जो होता है वो होता है Q1 प्लस Q2/2 ऑवरेज होता है, पहली बात। ठीक है, अगर समरूप धातु के गोले हैं, समरूप मतलब एकदम एक जैसे हैं, इसका मतलब उनको आवेश धारण करने की कैपेसिटी क्या हो गई, इक्वल हो गई, यानी C1 बराबर क्या हो गया, C2 हो गया, धारिता उनकी बराबर हो गई। इसके अलावा और Q1 प्लस Q2 क्या होगा, धारिता मतलब धारण करने की क्षमता, आवेश धारण करने की क्षमता उनकी बराबर है। अतः जब उनको जोड़ दोगे तो अगर पहले पे मान लो Q1 आवेश है और दूसरे पे मान लो Q2 आवेश है, पहले पे Q1 है दूसरे मान लो Q2 है, दोनों को जोड़ते ही दोनों पे आवेश आने की क्षमता बराबर आ गई है, तो जो आवेश हमारा आएगा वो आएगा Q1 प्लस Q2/2, मतलब दोनों का औसत आवेश होगा। दोनों को जोड़ के आधा कर देंगे, दोनों को जोड़ने के बाद आधा आधा आवेश दोनों पर आ जाएगा। ठीक है, एकदम इक्वल आ जाएगा।
इसके अलावा, ठीक है, इसके अलावा हमसे और क्या करा है, इसमें थोड़ा सा हम केयर करेंगे। यहाँ पर पास में आ रही है, यहाँ थोड़ी सी केयरिंग की जाएगी, ठीक है। तो जब यहाँ पे केयरिंग करोगे तो केयरिंग में हमने क्या बताया, यहाँ पे केयरिंग में कह रहा है कि अब हमें यही केयर करना। देखो ध्यान समझना बात को, कह रहा है कि यहाँ पर जो है आवेश हमारा जो है प्लस क्यू और माइनस क्यू आवेश दिए गए हैं। तो समरूप धातु के गोलों को प्लस क्यू और माइनस क्यू आवेश यहाँ दिया गया है। जब प्लस क्यू और माइनस क्यू आवेश दिया गया समरूप है, ध्यान रखो, तो कह रहा है यहाँ पे अब हमसे पूछा क्या जा रहा है। देखो यहाँ पे ये नहीं कह रहा, जोड़ने नहीं कहा, हमने जो बताया अभी कि उनकी धारिता इक्वल होती है, वो अलग चीज़ हो गई। अगर जोड़ोगे तो जोड़ने पे हमने क्या बताया, हमने कहा जोड़ने पर आवेश कितना हो जाएगा, दोनों को जोड़ के आया था। तो अगर जोड़ देते तो यहाँ आवेश जीरो हो जाता, क्योंकि एक पे प्लस क्यू है और एक पे क्या है, माइनस क्यू। देखो हम बात वो भी बताएंगे जो नहीं पूछी गई, ठीक है ना, ताकि अगर उस बात को भी कभी पूछा जाए तो उसको एक्सप्लेन कर सको, ठीक है। तो हमने क्या कहा, हमने कहा अगर इनको जोड़ देते तो जोड़ने के बाद क्या होता है, इनका आवेश जो होता है दोनों को जोड़ दो, अगर इनको तार से जोड़ दिया जाता तो जोड़ के बाई 2, ठीक है, यानी जीरो हो जाता। लेकिन यहाँ जोड़ने की बात नहीं की जा रही, यहाँ कह रहा है कि द्रव्यमान बराबर होगा क्या होगा। देखो अगर समरूप है तो हमको पता है कि दोनों के द्रव्यमान m1 बराबर क्या होता है, m2। लेकिन अगर पहले पे धनावेश आ गया, धनावेश मतलब अभी हमने बता दिया, ठीक है, अभी हमने क्या बताया, अभी हमने कहा कि धनावेश का मतलब क्या हो गया, ठीक है। तो हमने कहा कि जब किसी पे धनावेश आ जाता है ना, तो धनावेश आने का मतलब पहले तो एम समरूप है, जब समरूप है तो m1 बराबर m2 होगा। उसके बाद पहले पे धनावेश आ चुका है, धनावेश होने का मतलब इलेक्ट्रॉन की कमी, यानी कि हल्का सा द्रव्यमान में क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी, ठीक है। दूसरा कह रहा है कि उस पर माइनस क्यू आवेश यानी ऋणावेश हो गया। तो ऋणावेश का मतलब हमने क्या बताया, हमने कहा कि ऋणावेश का मतलब ये होता है कि उस पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो चुकी है, यानी द्रव्यमान थोड़ा सा क्या होगा, अधिक होगा। तो यहाँ देखो पहला कह रहा है दोनों गोलों के द्रव्यमान बराबर होंगे, बराबर तो होते अगर उस पर आवेश भी बराबर होता तो, क्योंकि समरूप है तो द्रव्यमान सिंपल बराबर ही होते हैं। पर आवेश में एक में धनावेश आने और ऋणावेश आने से इलेक्ट्रॉनों की कमी और अधिकता हो गई है। यहाँ पे हम देखेंगे कौन सा ये हमारा जो है क्वेश्चन नंबर 3 है ना। तो दूसरा क्या कर रहा है, धनावेशित गोले का द्रव्यमान ऋणावेशित गोले के द्रव्यमान से कम होगा, एकदम सही है। धनावेशित जो गोले का द्रव्यमान होगा वह ऋणावेशित वाले से क्या होगा, कम होगा। क्यों होगा, क्योंकि धनावेशित वाले का कम इसलिए होगा क्योंकि इस पर इलेक्ट्रॉन की कमी हो चुकी है, ठीक है। चलो अब हम चलते हैं आगे। ठीक है, ये लड़का करा एक्चुअली रिकॉर्डेड क्लास है, तो रिकॉर्डेड क्लास नहीं है, लाइव में चल रहा है, ठीक है। हाँ एकदम कन्फ्यूजन नहीं पालना। कमेंट हमने लॉक किया क्योंकि कमेंट पे इस पर जो है अभी ये बार बार शो करेगा स्क्रीन पे, तो उससे डिस्टर्बेंस होती है, ठीक है। चलो क्या करा है, बाद में हम कमेंट पढ़ लेंगे, जो भी होगा कमेंट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। चलो क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या करा है, कह रहा है कि एक हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 हमसे कह रहा है कि एक हमारा 1 माइक्रोकुलाम है और 4 माइक्रोकुलाम के दो आवेश हैं, एक दूसरे से कुछ दूरी पर रखे गए हैं। कहाँ रखे गए हैं, वाई में रखा गया है। तो कह रहा है उन पर लगने वाले बलों का अनुपात होगा। क्रिया प्रतिक्रिया का नियम लगाओ, पहला आवेश जितना दूसरे पर लगाएगा दूसरा वाला उतना बल पहले पर लगाएगा। यानी यहाँ पर पहला आवेश दूसरे पर जितना बल लगाएगा उतना ही बल दूसरा वाला पहले पे लगाएगा, बस विपरीत दिशा में लगाएगा। किस दिशा में, विपरीत में। तो ये +1 वाला जो कुलाम वाला है, माइक्रो कुलाम वाला, वह +4 माइक्रो कुलाम को इधर भेजेगा, प्रतिकर्षित करेगा। तो +4 माइक्रो कुलाम वाला +1 को इधर भेजेगा, यानी दिशा विपरीत होगी। बाकी बल का परिमाण बराबर होगा। तो जब बल का परिमाण बराबर होगा तो अनुपात कितना आएगा, 1:1। कितना आएगा, 1:1, यानी जितना बल पहला वाला दूसरे लगाएगा उतना ही दूसरा वाला बल पहले पे लगाएगा, ठीक है। चलो अब यहाँ पे चलते हैं। कह रहा है कि किसी वैद्युत रोधी कुचालक पदार्थ का माध्यम का परावैद्युतांक K हो सकता है। देखो अब यहीं पे एक बात समझ लो, जो हमारा परावैद्युत पदार्थ होता है ना, इसका जो मान होता है एक्चुअली में, परावैद्युत पदार्थ का जो क्या होता है, जो मान होता है वह हमारा किसके वह 0 से अनंत के बीच होता है। किसके बीच, 0 से अनंत के बीच होता है। एक अचालक पदार्थ का परावैद्युतांक 0 से अनंत के बीच में होता है। अब देख लें कौन 0 से अनंत के बीच में है, ठीक है। हाँ तो कमेंट में बताओगे कि अर्धचालक का कितना होता है और चालक का कितना होता है, ठीक है। अर्धचालक का कितना होता है और चालक का कितना होता है। एक मिनट यहाँ की गड़बड़ी हुई लिखने में। 1 से अनंत के बीच में होगा, किससे,
1 से अनंत, क्योंकि सबसे कम परावैद्युतांक होता है एयर का, 1 से अनंत के बीच होगा। ठीक है, 1 से अनंत तक होगा। ठीक है, 1 से अनंत तक होगा, 1 से अनंत तक हो सकता है किसका, अचालक के लिए। ध्यान समझ बात आई। अब आ जाओ, अगर यहीं पे हम ये कह दें, क्या कहा जाए, अगर हम यहाँ पे ये कह दें कि अर्धचालक का कितना होता है, तो अर्धचालक का होता है 0 से अनंत के 0 से 1 के बीच होगा। ठीक है, नहीं चलो कमेंट में बताओगे कि चालक का कितना होता है। चालक का 0 से बड़ा होगा और 1 से कम होता है किसका, यह होता है हमारा अर्धचालक का। तो चलो चालक का कमेंट करके बताओगे कि चालक का कितना होता है वैद्युत चालकता, सॉरी परावैद्युतांक। ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे देख लो, ये कह रहा है कि एक वैद्युत रोधी यानी कुचालक माध्यम है, उसका परावैद्युतांक के हो सकता है 1 के बराबर होगा या 1 से अधिक होगा, और कहाँ तक हो सकता है, कोई इसकी लिमिट नहीं होती। ठीक है, वो तो मान लो सामान्य जीवन में कितना पाया जाता है वो अलग चीज़ है, लेकिन इसका बहुत आगे तक अनंत तक हो सकता है। तो यहाँ पर परावैद्युत पदार्थ में यहाँ ऑप्शन कौन सा हो सकता है, 0 नहीं हो सकता, क्योंकि 0 1 या 1 से बड़ा होना चाहिए। 0.7 भी नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, तो दूसरा ऑप्शन भी हमारा कट गया। ठीक है, दूसरा वाला ऑप्शन भी क्या हो गया, दूसरा वाला ऑप्शन भी हमारा बी भी कट गया। सी करा -3, माइनस तो कभी किसी का होता ही नहीं है। ठीक है, यहाँ देखो तो लिख रहा है 6.0 यानी 6, तो ये एकदम सही है, ये पॉसिबल है। समझ में आ गई। अब ये नहीं कि के का मान हमेशा 6 होगा, लेकिन हमने किस नियम के हिसाब से लगाया, यहाँ पे लिखा है, हमने कहा कि 1 के बराबर या 1 से बड़ा होना चाहिए बस के का मान, क्योंकि ये लिख रहा है वैद्युत रोधी पदार्थ यानी कुचालक का इतना ही होता है। ठीक है, तो चलो बताओगे कमेंट में कि चालक के लिए कितना होता है और अर्धचालक का कितना होता है, अर्धचालक का कहाँ से कहाँ तक हो सकता है। ठीक है, कमेंट करके बताओगे, नहीं आएगा तो फिर अगली क्लास में बोलोगे तो हम बता देंगे। चलो आगे चलते हैं, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं क्योंकि टाइम ज़्यादा बढ़ रही है ना। हाँ चलो, क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे यहाँ पर 6। ठीक है, कह रहा वाय में रखे 2 धनावेशों के मध्य परावैद्युत पदार्थ रख देने से इनके बीच प्रतिकर्षण बल का मान। देखो, जब यफ का फार्मूला जो होता है ना, उसमें की हमेशा देखोगे नीचे होता है, की हमेशा क्या होता है, नीचे होता है। ठीक है, कि क्या होता है, हमेशा नीचे होता है। ठीक है, तो जब के नीचे होता है तो परावैद्युत पदार्थ रखने से हमारा क्या होगा, बल हमारा घट जाएगा। बल घट जाता है, बता दें, वैद्युत बल हमारा घट जाता है परावैद्युत पदार्थ रखने से माध्यम के बीच में, कहीं भी माध्यम में रख दो, वैद्युत क्षेत्र हमारा घट जाता है, विभव भी हमारा घट जाता है, ये सब घट जाते हैं। इस चीज़ को दिमाग में हमेशा रखो, घट जाता है। ठीक है, जब ये घट जाएगा तो यहाँ पे बढ़ता कौन है भाई, यहाँ बढ़ती है धारिता। ठीक है, क्या बढ़ती है, यहाँ पर बढ़ती है धारिता। क्या बढ़ती है यहाँ पर, धारिता सी हमारा बढ़ता है। ठीक है, धारिता सी यहाँ बढ़ेगी, खाली इस चीज़ को क्लियर करना है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं इसमें। तो क्वेश्चन नंबर पहले देख लिया जाए कौन सही है इसमें। यहाँ पे 6वां वाला हमारा क्या हो जाएगा, 6वां का बी ऑप्शन सही हो जाएगा, घट जाता है। ठीक है, वैद्युत प्रतिकर्षण बल घट जाएगा, वैद्युत क्षेत्र घट जाएगा, वैद्युत विभव भी घट जाएगा, और धारिता बढ़ जाती है किसको रखने से, भाई परावैद्युत पदार्थ रखने से। ठीक है ना, इतना नेचर तो बता रहे हैं, अब इतनी जानकारी तो हो जा रही है। ठीक है, चलो इससे हमारी डीप नॉलेज हो जाता है, और आगे कंपटीशन में भी जाओगे तो बहुत बेहतरीन जानकारी हो जाएगी इसके लिए, क्योंकि ऑब्जेक्टिव कराने से तुमको बड़ा फ़ायदा होने वाला है। ठीक है, क्योंकि इसमें एक एक छोटी छोटी बातें आती हैं जो हम हर टॉपिक को इसमें कर सकते हैं। ठीक है, आगे चलो, कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि क्या कर रहा है, कुछ दूरी पर रखे 2 बिंदु आवेशों को वाय के स्थान पर केरोसिन तेल में रख दें तो उन बिंदु आवेशों के बीच बल होगा। ठीक है, देखो अब जो हमने कहा सबसे कम परावैद्युतांक एफ का जो मान होता है, हमने क्या बताया, हमने कहा जो एफ की वैल्यू होती है, एफ का जो वैल्यू होती है यह प्रोपोर्शनल टू होता है 1/k। के सबसे कम किसके लिए होता है, अचालक पदार्थ के लिए बता रहे हैं। ठीक है ना, अचालक पदार्थों में सबसे कम होता है हवा का 1, बाकी कुछ भी रखो, जैसे हमने केरोसिन रख दिया तो केरोसिन रखने से के का मान अब 1 से बढ़ जाएगा, जब इसका मान बढ़ेगा
तो हमारा एफ का मान क्या होगा, घटेगा। तो बड़े सिंपल से कर सकते हो ए ऑप्शन, ठीक है। हाँ, वैसे भी केरोसिन हमारा पेट्रोलियम है, तो पेट्रोलियम में जो कार्बनिक पदार्थ होते हैं उनका आयन नहीं बनता है ना, तो आयन नहीं बनेगा। और आगे देखते हैं, तो यहाँ पे क्या लिखा, हाँ तो यहाँ पे हो गया ना हमारा घटेगा। चलो आगे चलते हैं। लिखा दो समान आवेशों क्यू क्यू को जोड़ने वाली, क्योंकि समझ ज़्यादा बढ़ रही, क्यू क्यू को जोड़ने वाली रेखा के मध्य बिंदु पर एक आवेश क्यू डैश रखा गया है। तीनों आवेशों का यह निकाय संतुलन में होगा यदि क्यू डैश का मान होगा। देखो संतुलन में तभी होगा, चलो देख लो। तो क्या कह रहा है कि अगर हम क्यू क्यू को मिला रहे हैं तो पहली चीज़ देख लो, यहाँ पे 3 बिंदुओं का एक निकाय बन गया, ठीक है। यहाँ पे हो गया क्यू, इधर भी हो गया क्यू, बीच में हो गया क्यू डैश, ठीक है। पूरी दूरी को अगर आर मान लिया जाए तो है बीच में दूरी क्या हो जाएगी r/2, इधर भी हो जाएगा r/2। तो अगर ये तीनों निकाय हमारा क्या करा है, संतुलन होगा। संतुलन में तभी हो सकता है जब इनकी वैद्युत स्थिति ऊर्जा क्या होगा, शून्य हो जाए। तो ये कैसे पॉसिबल है, वैद्युत स्थिति ऊर्जा अगर निकालोगे तो कैसे निकलेगी, देखो यह होता है हमारा 1/4πε0, ठीक है। कोष्टक में हो जाएगा, पहला दूसरा निकाय कौन होगा, क्यू क्यू डैश अपान आर हो जाएगा, ठीक है। प्लस दूसरा निकाय क्या बनेगा, पहला क्यू क्यू डैश, फिर आ जाओ बीच वाला क्यू डैश और दूसरी साइड का क्यू 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 डैश अपान आर, और प्लस लास्ट में पहला और तीसरा आवेश हो जाएगा। पहला और तीसरा आवेश क्या होता है, ये हो जाएगा क्यू गुणे क्यू अपान आर, यह टोटल मिला के क्या हो जाएगा 0 हो जाना है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम इसको भेज देंगे, पक्षांतर कर देंगे तो 0 की तरफ कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। अब आ जाओ यहाँ पे हम देख रहे हैं ये हमारा पोर्शन दो बार हो गया है, इसको लिख सकते हो 2q क्यू डैश, ठीक है, अपान आर, एक मिनट, ये r/2 दूरी होगी, ठीक है, इनके बीच की दूरी r/2 है, ठीक है। तो r/2 दूरी हो जाएगी, r/2, ठीक है। अब आ जाओ, ठीक है, फिर से लिख देते हैं, ये हो जाएगा r/2, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा r/2 हो जाएगा, और दूसरा हो जाएगा q² हो जाएगा, क्या हो जाएगा q²/r हो जाएगा, इक्वल टू 0 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे ये हमको समझना है कि यहाँ पर जो हमारा यहाँ पे क्यू की डैश वाला मैटर हमारा 2 बार हो जाएगा, तो यहाँ लिख सकते हैं 2 गुणे क्यू क्यू डैश अपान क्या हो जाएगा r/2 था, और प्लस q²/r था, इक्वल टू 0 हो गया, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं बटा का बटा जो 2 है चला जाएगा ऊपर, ठीक है, तो जाएगा 4q क्यू डैश, ठीक है। यहाँ पे तो ये ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ अकेले बचेगा स्मॉल r, यहाँ भी स्मॉल r, इन दोनों स्मॉल r को ये हर हो जाएगा, दोनों कॉमन है, इसको 0 की तरफ भेज दो तो 0 हो जाएगा। यहाँ प्लस q² इक्वल टू हो गया 0, ठीक है। अब प्लस q² को हम दूसरी साइड लेके चले जाएंगे, तो कहाँ पे लेके चले जाएंगे, दूसरी साइड लेके चले जाएंगे, तो ये हमारा प्लस q² इधर जाएगा तो क्या बनेगा -q² बनेगा। ये q से q क्या होगा, कट जाएगा। 4 को हम दूसरी तरफ भेज देंगे तो हमारा q डैश इक्वल टू आएगा q/4 हो जाएगा, -q/4 हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। तो -q/4 हो जाएगा यहाँ पर, तो ये जो हमारा ऑप्शन है हो जाएगा -q/4 हो जाएगा, यहाँ पर -q/4 कर दोगे इसको, ठीक है। चलो लिख रहा है क्वेश्चन नंबर 9 देख लो, कह रहा है 1 कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है, ये होती है 6.25 गुणे 10⁻18। चलो चेक कर लेते हैं क्या वास्तव में यही होती है या कुछ और होती है। तो हम लोग क्या पढ़े हैं, हम लोग पढ़े हैं यहाँ पर, हम लोग पढ़े हैं Q बराबर NE पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं Q बराबर NE, तो N बराबर क्या हो जाएगा Q/E हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर N इक्वल टू हो जाएगा, Q का मान है 1 कूलाम और नीचे इलेक्ट्रॉन का E का क्या मान होता है, E का मान होता है 1.6 × 10⁻−19, ठीक है। -19 ऊपर जाएगा तो जाएगा +19, क्या हो जाएगा ऊपर जाने पर जाएगा +19, उसको लिख सकते हैं 10 गुणे 10⁻18 लिख सकते हैं, ठीक है। और नीचे हमारा क्या है 1.6, 1.6 में दशमलव को हटा देंगे, दशमलव जब यहाँ से हटाएंगे तो यहाँ पे ऊपर 10 से ऊपर नीचे गुणा कर लो, ऊपर हो जाएगा 100, इसको काट सकते हैं 4 से 25 हो जाएगा, ये 16 हो जाएगा। अब 4 से भाग कर देंगे 25 में, जाएगा 4 × 6 = 24.25,
गुणे 10 की पावर 18 और साथ हमने यही ट्रिक किया भी है। चलो देख लेते हैं कौन सा ट्रिक किया है। 7.25 गुणे 10 की पावर 18 हमने ट्रिक भी किया है। ठीक है, एकदम सही है। ऑप्शन नंबर बी हमारा, हमने इसको ट्रिक किया है। किसको? ऑप्शन नंबर बी को 7.25 गुणे 10 की पावर 18 को हमने ट्रिक किया। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कौन सा है? अगला क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि 8 कूलाम ऋण आवेश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, एकदम यही है। तो लोग जब छोड़ देना, कमेंट में कर सकते हो, एकदम कोई दिक्कत नहीं है, कमेंट में भेज सकते हो कि कौन सा ऑप्शन सही है। वैसे हम ऑप्शन बता दे रहे हैं, हल करके चाहो तो चेक कर सकते हो। ठीक है, 8 कूलाम है, तो वैसे भी देख लो ऊपर 1 कूलाम का आया है, तो 8 गुना इसको कर सकते हो। ठीक है, कह रहे 8 कूलाम ऋण आवेश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। देखो इलेक्ट्रॉनों की संख्या इसमें निकलेगी और ये अधिकता होगी। अगर धनावेश होता तो क्या होता? कमी निकलती। ठीक है, वैसे अधिकता निकलेगी, तो पहले का 8 गुना कर लोगे, 8 छक्का 48। ठीक है, हाँ 8 छक्का 48 और 8 छक्का 48 और 2 50 5 गुणे 10 की पावर 19। ऑप्शन नंबर ए होना चाहिए। देख के बताओगे कि क्या ऑप्शन नंबर ए ही है या कोई और है। ठीक है, गुणा करके निकाल लोगे। चलो क्वेश्चन नंबर 11 हमसे क्या करा है? क्वेश्चन नंबर 11 करा है वैद्युत क्षेत्र का मात्रक। देखो वैद्युत क्षेत्र जो होता है या वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जिसे कहते हो, होता है E=F/Q0। क्या होता है? F/Q0। चलो हम इसकी परिभाषा भी बता देते हैं, मात्रक भी सब कुछ बता दिया है। इसकी परिभाषा बनाना हो तो हमने बार बार कहा, परिभाषा बनाने के लिए नीचे वाले को एकांक कर देते हैं। क्या कर देते हैं? एकांक कर देते हैं। जैसे लिख सकते हो कि किसी स्थिर आवेश के चारों तरफ, या ऐसे लिख सकते हो किसी स्थिर आवेश के चारों तरफ किसी बिंदु पर एकांक आवेश रखने पर। ठीक है, या ऐसे लिख सकते हो कि वैद्युत क्षेत्र में, ठीक है ऐसे लिख सकते हो। कैसे बना दिया जाए? कुछ भी ना हो, पर यहाँ लिख सकते हो जैसे क्यू को एकांक आवेश भी लिख सकते हो। एकांक आवेश पे लगने वाले बल को क्या कहते हैं? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। ठीक है, तो ऐसे लिख सकते हो किसी स्थिर आवेश के चारों तरफ किसी बिंदु पर एकांक आवेश पर, कितने आवेश पर? एकांक आवेश पर लगने वाला जो ऊपर वाला जो लिख रहा है वैद्युत क्षेत्र जो होता है, उसी को कहते हैं ई वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसका अगर मात्रक निकालोगे तो मात्रक में बता दें भाई, भाई क्या लिखा है? F/Q लिखा है। F का मात्रक क्या होता है? न्यूटन होता है। क्या होता है? न्यूटन होता है प्रति। Q का मात्रक क्या हो जाएगा? कूलाम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कूलाम हो जाएगा, यानी इसका मात्रक हो जाएगा न्यूटन प्रति कूलाम हो जाएगा। तो देख लेते हैं कहीं न्यूटन प्रति कूलाम दिया, कहीं नहीं दिया। तो अब दूसरा मात्रक क्या बनता है? हम लोग पढ़ें एक और फार्मूला। ठीक है, वैद्युत क्षेत्र एक सदिश राशि, इसको भी जान लो। एक और हमने फार्मूला पढ़ा, हमने क्या पढ़ा? एक फार्मूला, एक जो हमने फार्मूला पढ़ा है वह उसके हिसाब से E/x या वही दूरी या d कह लो, इक्वल टू होता है v। क्या होता है? इक्वल टू v। ठीक है, तो यहाँ से E बराबर निकालोगे तो E इक्वल टू हमारा हो जाएगा, d को उधर भेज देंगे तो जाएगा VD। v हमारा वोल्ट है तो इसका मात्रक वोल्ट हो जाएगा, विभवांतर है, और d दूरी है तो मीटर हो जाएगा। तो यहाँ से वोल्ट मीटर भी हो सकता है। चलो देख लेते हैं क्या वोल्ट मीटर कहीं दिया है? हाँ वोल्ट मीटर भी ये देखो दिया है। ठीक है ना, तो वोल्ट मीटर से हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगर नहीं देता तो हम आगे भी व्यवस्था बनाते। आगे मात्र जानते हो किससे बनाते? φ=EA से बनाया जाता। किससे बनाया जाता? EA से। तो यहाँ से E बराबर हम बनाते φ/A से बनाया जाता, तब भी बनता। ठीक है ना, हाँ देखते हैं यहाँ पे कि फाई का क्या मात्रक है, उसके हिसाब से फिर बनाया जाता। तो यहाँ पे ये हमारे हो गए। ठीक है, हाँ आगे समझ में आ गया होगा उम्मीद है। तो यहाँ पे वोल्ट या जो बाकी दिया ना वो किसी के भी नहीं है। ठीक है, बाकी में कौन दिया? वोल्ट प्रति मीटर पहला ऑप्शन, यह किसी का भी मात्रक नहीं है। तो बताते किसका है? वोल्ट प्रति मीटर स्क्वायर, ये भी किसी का नहीं है। वोल्ट गुणे मीटर स्क्वायर, ये भी कतई किसी का नहीं है। ठीक है, चलो तो चलते हैं इसमें आगे। कह रहा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक, अभी देखो जस्ट क्वेश्चन नंबर 12 फिर से रिपीट कर दिया, और यहाँ न्यूटन प्रति मीटर नहीं होता है। ठीक है, हाँ बल बटे दूरी वाला कहीं मैटर ही नहीं है। ठीक है, तो ये नहीं होगा। दूसरा लिख रहा है कूलाम प्रति न्यूटन, ये उल्टा दिया है, ये भी नहीं होगा। न्यूटन प्रति कूलाम, ये क्वेश्चन नंबर सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, और जूल बटे न्यूटन जो होता है यह मात्रक होता है दूरी का। ठीक है, किसका मात्रक होता है? दूरी का, क्योंकि ऊपर वाला जो जूल है ना, इसको भी लिख सकते हो न्यूटन गुणे मीटर, तो खाली मीटर का मतलब है। न्यूटन जूल प्रति जो न्यूटन लिखा है इसका मतलब है किसके बराबर है? यह मात्र मीटर के बराबर है बस। ठीक है ना, चलो आगे चलते हैं, टाइम ज़्यादा हो गया, अभी क्वेश्चन लोग बहुत कम किए हैं। आगे जो कह रहा है निम्न में से
कौन सा वैद्युत क्षेत्र का मात्रक नहीं, चलो चेक कर लीजिए सबको, ठीक है। हम लोग चेक करें क्या दिक्कत है, कौन कौन है। पहला लिख रहा है न्यूटन प्रति कूलाम, अभी जस्ट हमने बताया। ई बराबर क्या होता है, पहला नंबर, वह कहाँ भाग जा रहा है, जान जा रहा है कि नए आदमी है तो उल्लू बना दे रहा है, ठीक है। तो पहला नंबर जो होगा वो हो जाएगा ई बराबर एफ बटे क्यू से। तो पहला ऑप्शन हमारा सही, न्यूटन बटे कूलाम, ठीक है। दूसरा अब आ जाओ जूल प्रति कूलाम, तो ये तो कभी फाइनल ही नहीं हो पाएगा, ठीक है ना। जूल प्रति कूलाम तो कभी हो ही नहीं सकता, क्योंकि बटा वाला नीचे है तो ऊपर के जूल में कैसे बदलेगा, ये कतई है ही नहीं। आगे चलो देख लेते हैं, तो हमारा ऑप्शन यही से हो जाएगा, क्योंकि पूछ रहा है कौन मात्रक नहीं है। लेकिन एक चीज़ समझना है कि हम आगे भी चेक कर लें, अगला करा वोल्ट प्रति मीटर, इसको भी हमने कराया है, बात में आ गई, इसको भी हमने कराया है। और तो ऑप्शन नंबर सी भी मात्रक है, सही है। ऑप्शन नंबर डी देख लो, ये जो बोल्ट होता है ना बी, इसको हम लिख सकते हैं डब्ल्यू क्यू, लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं सॉरी डब्ल्यू बटे क्यू लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं, डब्ल्यू बटे क्यू। उस हिसाब से हम बोल्ट को यानी वी यानी बोल्ट को हम लिख सकते हैं डब्ल्यू जूल प्रति कूलाम लिखा जा सकता है। तो इसमें ज़रा सा ध्यान दो, ऑप्शन नंबर जो डी है और सी को क्लियर करो। सी में दिया है बोल्ट प्रति मीटर दिया है, ऑप्शन नंबर सी दिया है। अब यहीं पे जूल बोल्ट की जगह क्या लिख दिया, बोल्ट की जगह बोल्ट की लिख दिया जुलाम प्रति कूलाम लिख दिया है, जूल प्रति जुलाम करें हैं, जूल प्रति कूलाम लिख दिया, बाकी मीटर वैसे ही देख लो। तो ऑप्शन नंबर डी भी हमारा जो सही है, ये भी वैद्युत क्षेत्र का मात्रक है। और हमसे पूछा कौन वैद्युत क्षेत्र का मात्रक नहीं है, तो वैद्युत क्षेत्र का मात्रक कौन नहीं है, बी वाला नहीं है, ठीक है। आगे चलो, डी कह रहा है निर्वात की वैद्युतशीलता एप्सिलॉन जीरो का मात्रक है। अब यहाँ से एप्सिलॉन जीरो का मात्रक निकाल भी सकते हो, चलो हम निकाल के भी दिखा दे रहे हैं, ठीक है। एप्सिलॉन जीरो पूछ रहा है, ठीक है। तो देखो होता है हमारा एफ इक्वल टू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो के इंटू Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर होता है, ठीक है। तो एप्सिलॉन जीरो को हम इधर से इधर लेके आ जा रहे हैं, तो इधर ऊपर हो जाएगा, और एफ को हम ले चलेंगे इधर, ठीक है। तो हो जाएगा क्या 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो, ठीक है। एप्सिलॉन तो गायब हो गया ना, एप्सिलॉन गायब है, तो 4 पाई एफ हो जाएगा इंटू Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब यहाँ से देखो मात्रक बना रहे हैं, ठीक है। मात्रक देख लो यहाँ पे, यहाँ ऊपर दिया गया Q1 Q2, पहला भी कूलाम दूसरा भी कूलाम, कूलाम गुणे कूलाम, ये हो गया कूलाम स्क्वायर हो गया, आ गया मात्रक, शॉर्टकट लिखना है, हो जाएगा कूलाम स्क्वायर प्रति आ जाओ। 4 पाई कांस्टेंट है, कोई मतलब ही नहीं है। अगर यहाँ नीचे के भी लेते तो के भी का भी कोई नियतांक नहीं होता है, 4 पाई भी गायब। एफ का होता है न्यूटन, ठीक है। अब आ जाओ आर स्क्वायर, आर का होता है मीटर, तो आर स्क्वायर हो जाएगा, तो जाएगा मीटर स्क्वायर, ठीक है ना। क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा मीटर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। हो जाएगा, इसका हो जाएगा मीटर स्क्वायर। अब यहाँ पे देखो कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर, देखा जाए कहाँ दिया है, कूलाम स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर, ऑप्शन नंबर ए दिया है, ऑप्शन नंबर ए ही दे दिया है, कोई दिक्कत नहीं है, ऑप्शन नंबर ए सही है। तो 14 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। हमने निकाल बता दिया, अगर किसी को याद हो तो कोई दिक्कत नहीं और अच्छी बात होगी, ठीक है। चलो 15 फटाक देखो, कह रहा है एक अल्फा कण है, उस पर इतना न्यूटन प्रति कूलाम के वैद्युत क्षेत्र में स्थित है, उस पर लगने वाले बल की गणना की। देखो अब हमने क्या बताया, हमने कहा कि जो हमारा ई होता है वैद्युत क्षेत्र होता है एफ बटे क्यू होता है, पर मान लो अगर पहले से ये भी दिया गया ये भी दिया गया, बल पूछ रहा है, तो एफ बराबर ई को इधर दो, तो क्या हो जाएगा क्यू ई हो जाएगा, ठीक है। क्यू कह रहा है अल्फा है, तो अल्फा की जो हो जाएगा 2e, यानी 2 गुणे 1.6 गुणे 3 की 10 की पावर -19 गुणे ई का मान कितना दे रहा है, ई का मान कह रहा है 15, ठीक है, कह रहा है 15 गुणे 10 की पावर 4 है, ठीक है। इसको गुणा करके पूरा हल करेंगे, तो यहाँ देखो ये हो जाएगा 15 गुणे 2 है, 15 गुणे 30 हो गया, कितना हो गया 30। तो 30 में उसको अभी 30 को रखो तो तक 10 की पावर -19 10 की पावर 4, इसको जोड़ेंगे, इसको जोड़ते ही पता चला कितना हो गया, ये हो जाएगा 10 की पावर -15। 30 में का एक जीरो उठाओ, 10 की पावर -15 को 10 की पावर -14 कर दो, 10 की पावर -14, 3 जो बचा है 3 का गुणा 16 कर दो, 16 3 48, 4.8, तो 4.8 में 2 ऑप्शन है, ऑप्शन ए और बी, लेकिन ऑप्शन ए में 14 पावर है
ऑप्शन बी में 10 है, तो ये गड़बड़ हो गया, ये वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, ये सब गड़बड़ हो गए। ठीक है ना, चलो आगे चलते हैं। आगे हम आंसर हल करके बताना, हम पहले फटाफट आंसर बता दिया। ठीक है, 16 हमारा कह रहा है कि एक निश्चित दूरी स्मॉल r पर स्थित दो समरूप धातु के गोलों पर आवेश +4q - 2q है। गोलों के बीच आकर्षण बल F है। यदि दोनों गोलों को स्पर्श करा के पुनः उसी दूरी r पर रख दिया जाए तो पहली बार जो समरूप है तो इनकी धारता बराबर है। हमने अभी जस्ट बताया था, इस पे आवेश दोनों को जोड़ के आधा कर देंगे, तो +4q और -2q चिन्ह के साथ जोड़ो, बटे 2 कर दो, तो ये हो जाएगा जोड़ने पर +4 में से तो -2 घट जाएगा, तो जाएगा 2q बटे 2 कट जाएगा, तो यहाँ पे q आ जाएगा। कितना आवेश आ गया? q। दोनों पर आवेश हमारा q हो जाएगा। और जब दोनों पर आवेश q हो गया तो बल कितना लगेगा? ठीक है, बल कितना लगेगा? बल जो है पहले का देखो, अब q गुणे q करोगे q स्क्वायर, अब पहले जब दोनों आवेश का बल निकालोगे तो वहाँ पे q1 गुणे q2 करोगे तो 4q गुणे 2q, यानी वहाँ 8q स्क्वायर आएगा। इनका गुणा करने क्या आएगा? 8q स्क्वायर। और अब आवेश कितना हो गया? q गुणे q हो गया, तो अब जो है q स्क्वायर आएगा फॉर्मूले में। पहले यहाँ गुणा करने पे आया था 8q स्क्वायर, तो पहले वाला 8 गुना बल होगा और अब वाला 8वां भाग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी, 16 का डी लगा के देख लेना। चलो 17 में कह रहा है एक बिंदु आवेश पर वैद्युत द्विध्रुव के कारण लगने वाला बल निर्भर करता है। वैद्युत द्विध्रुव के कारण लगने वाला जो बल होता है या वैद्युत क्षेत्र जो होता है वो हमने बताया है कि 1/r³ पे डिपेंड करता है। ठीक है, और अगर बिंदु आवेश के कारण लगता तो वहाँ पर ये वाला तब ऑप्शन होता। ठीक है, लेकिन ये चलेगा हमारा, कोई दिक्कत नहीं इसमें है। पास में आई, तो यहाँ पर हमारा जो है द्विध्रुव के कारण जब किसी बिंदु आवेश पर बल लगता है तो ये r पावर ये काम करेगा। r की पावर 1/r कह रहा है पहला वाला ऑप्शन। यह कहाँ लागू होता है? यह फिलहाल बल के लिए कहीं भी लागू नहीं है। ठीक है, ये कहीं भी लागू नहीं है। यह बल के लिए लागू होगा जब हमारा कोई रेखीय आवेश होगा, रेखीय आवेश वितरण होगा वाला तार होगा, जो गॉस की प्रमेय में पहला अनुप्रयोग है। उसमें वैद्युत क्षेत्र भी इसी, देखो वैद्युत क्षेत्र और वैद्युत बल में डिफरेंस ज़्यादा नहीं होता है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता। डिफरेंस क्या होता है? चूँकि जो वैद्युत बल है वो पूरे आवेश पे लगता है और जो वैद्युत क्षेत्र होता है वो एकांक आवेश पे लगने वाला बल होता है। तो ठीक है, तो यहाँ पे याद रखो ये वाला जो होता है ये रेखीय आवेश के लिए हो गया। रेखीय आवेश वितरण अगर किसी पदार्थ पे है तो। दूसरा वाला जो है या बिंदु आवेश से बिंदु आवेश के बीच लगने वाला बल पे या वैद्युत क्षेत्र पे निर्भर करेगा। और तीसरा वाला जो है वैद्युत द्विध्रुव द्वारा किस पे लगेगा? वैद्युत द्विध्रुव के द्वारा ये लगेगा किस पे? किसी बिंदु आवेश पे लगेगा। और जब वैद्युत द्विध्रुव से वैद्युत द्विध्रुव होगा तब ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि यहाँ पर एक वर्ग के दो विपरीत कोनों पर आवेश q रखे गए हैं, जो कि एक दूसरे के विपरीत कोनों पर स्मॉल q रखा गया है। यदि आवेश q पर नेट वैद्युत बल 0 हो तो q/q का मान जो होता है -2 बटे, लगा के चेक कर लोगे, -2 बटे इतना है, -2 कौड़े में 2 हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। लगा के चेक करोगे, क्योंकि समय कम है तो हम क्लास को तेज़ी से खींच रहे हैं। ठीक है, ज़्यादा समय हो जाएगा। 19 देख लो, कह रहा है यदि दूरी स्मॉल r पर स्थित दो बिंदु आवेश +q - q के बीच इतना बल लग रहा है। यदि एक आवेश स्थिर हो तथा दूसरा आवेश उसके चारों अर्ध त्रिज्या पर वृत्त में चक्कर काटे तो किया गया कार्य हो। देखो वृत्ति पथ पे अगर चक्कर काटेगा तो हर राउंड में जहाँ से शुरू करेगा ना वहीं पर आ जाएगा, और जब वहीं पे आ जाएगा तो वहाँ पे जो है हमारा विस्थापन ही नहीं होगा, और जब विस्थापन नहीं हुआ तो कार्य क्या हो गया? 0, क्योंकि जहाँ चलेगा वहीं आ जाएगा। क्लियर हो गया? ठीक है, क्योंकि कार्य बराबर होता है बल गुणे विस्थापन। आगे चलो, तो यहाँ पे चलते हैं अगला नेक्स्ट। कह रहा 2 माइक्रोकुलाम के दो बराबर एवं विपरीत आवेशों के बीच की दूरी 3 सेंटीमीटर। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है q/2l होता है। क्या होता है? q/2l। q हमारा हो गया 2 माइक्रोकुलाम, यानी 2 × 10⁻6 हो जाएगा। ठीक है, और गुणे 2l, दूरी इनके बीच की कितना? 3 सेमी है, तो हो जाएगा 3 × 10⁻2 हो जाएगा। ठीक है, तो हो जाएगा 3 × 10⁻2 हो जाएगा। अब लगाएंगे तो 3 दूनी 6 गुणे 10⁻6 माने तो हो जाएगा 10⁻8 हो जाएगा, तो जाएगा 6 × 10⁻8। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलो आगे चलते हैं। 20 का
चलो आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है? कह रहा है कि 2 कूलाम के बराबर एवं विपरीत आवेशों को इतना दूरी पर रखे हैं, निकाय का वैद्युत ध्रुवाकुल। फिर से वही होगा, ठीक है। यहाँ पे तो मात्रक बदलना नहीं, सीधे हो जाएगा 4 दूनी 8। क्या हो जाएगा 4 दूनी 8, तो यहाँ पर जाएगा 8 × 10⁻², 8 × 10⁻², यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। आगे चलो, क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है कि 5 कूलाम के 2 बराबर एवं विपरीत आवेशों के बीच की दूरी इतना है, वैद्युत ध्रुव आघूर्ण ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे 5 सेंटीमीटर मीटर बदल दोगे तो 10⁻² हो जाएगा, बाकी 25 रहेगा। 25 × 10⁻², ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, 22 का ए। ठीक है, आगे चलते हैं इसमें। ठीक है, कह रहा अगला कि एक वैद्युत क्षेत्र विक्षेपित कर सकता है। किसको विक्षेपित कर सकता है? वो वैद्युत क्षेत्र विक्षेपित कर सकता है जिसमें आवेश का गुण होगा x किरणों में आवेश का गुण होता है या फिर नहीं होता है। ठीक है, यहाँ समझना, कह रहा विक्षेपित कर सकता है, किसको करेगा? ठीक है, यहाँ पर समझना है कि किसको करेगा। तो यक्स किरण में आवेश की प्रवृत्ति नहीं होती है, न्यूट्रॉन उदासीन होता है, गामा में भी आवेश की प्रवृत्ति नहीं होती है, अल्फा कण हमारा पॉजिटिव होता है, तो ये वैद्युत क्षेत्र में पक्का विक्षेपित होगा, या धनावेश से दूर भागेगा, ऋणावेश की ओर झुकेगा, तो विक्षेपित तो हो ही जाना है। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 24 देखो। चौबीस कह रहा इलेक्ट्रॉन की आवेश एवं सन्निहित का अनुपात है। इलेक्ट्रॉन की आवेश और सन्निहित का अनुपात, देखो इलेक्ट्रॉन का आवेश क्यू होता है ई और बटे सन्निहित होता है एम, दोनों का अनुपात किसके बराबर है ये तुम्हें याद करना पड़ेगा, नहीं तो जानते हो तो भाग करके निकालो। ई का मान होता है 1.6 × 10⁻⁻19 होता है, और एम का मान होता है 9.1 × 10⁻, ठीक है, × 10⁻31 होता है। क्या होता है? -31 होता है। ठीक है, तो रख कर हल कर सकते हो। ठीक है, लेकिन हम यहाँ पे हल नहीं करवाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए तुम्हारा सही हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। 24 हो गया, 25 आते हैं। क्या है कि इलेक्ट्रॉन वैद्युत क्षेत्र में, ठीक है, क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करता है। क्या करता है? क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करता है। क्या इसका गमन पथ होगा? इसको हमने बताया है कि अगर वैद्युत क्षेत्र के विलंबवत प्रवेश करता है एक इलेक्ट्रॉन, तो वहाँ प्रलयाकार होगा। कैसा होगा? क्वेश्चन नंबर 25 का हमारा प्रलयाकार पथ होगा। कैसा पथ होगा? प्रलयाकार। ध्यान रखना है, क्योंकि वैद्युत क्षेत्र में वो धनावेश से दूर हटेगा, इलेक्ट्रॉन है ना, सॉरी, ऋणावेश से दूर हटेगा और धनावेश की ओर जाएगा। यानी वैद्युत इलेक्ट्रॉन ऋणावेश है तो ऋणावेश हमेशा वैद्युत क्षेत्र की दिशा की ओर मुड़ जाता है। ठीक है ना। तो ऋणावेश हमेशा वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में बल लगता है, धनावेश पे वैद्युत क्षेत्र के दिशा में बल लगता है। इस चीज़ को ध्यान दोगे। चलो आगे चलते हैं। लिख रहा है क्वेश्चन नंबर 26 कि वैद्युत द्विध्रुव हमारा जो है एक वेक्टर होता है जिसकी दिशा किधर से किधर होती है। तो वैद्युत द्विध्रुव के बारे में अगर तेजी से देख लेते हैं, जब हम क्या करते हैं, बराबर आवेश की मात्रा हो परंतु विपरीत प्रकृति के हों, दो आवेशों को एक अल्प दूरी पर रख दिया जाता है 2L, तो इसे हम कहते हैं वैद्युत द्विध्रुव। क्या कहते हैं इसको? वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। और इनमें से किसी एक आवेश को उठा लो Q और गुणे इनके बीच की जो दूरी 2L है, इसके गुणनफल को हम कहते हैं वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहा जाता है। अब वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण जो दिया है यहाँ पे, यह एक सदिश राशि होती है। क्या होती है? यह एक सदिश राशि होती है जिसकी दिशा ऋण आवेश से धन आवेश की ओर होती है। कहाँ से होती है? ऋण आवेश से धन आवेश की तरफ होती है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाना है। ठीक है, पास में आ रही है, सॉरी सही बताएं पर ऑप्शन नंबर गलत मार दिया। ठीक, हमने कहा ऋण आवेश से कहाँ होता है? धन आवेश की तरफ। तो ऑप्शन नंबर डी जो दिया है ऋण आवेश से धन आवेश की तरफ, ये होगा। ठीक है, चलो आगे देख। ठीक है, अगला क्वेश्चन अभी हमने बता ही दिया। लिख रहा है कि वैद्युत क्षेत्र ई में पी वेक्टर पी आघूर्ण वाले द्विध्रुव पर लगने वाला बलयुग्म का आघूर्ण है। देखो बलयुग्म जो लगता है ना, बलयुग्म का आघूर्ण यह होता है, अगर बिना आदिश के लिखोगे तो होता है P sin थीटा, और उससे लिखोगे तो वेक्टर P क्रॉस वेक्टर E हो जाना है। देख लो कौन सा ऑप्शन सही, वेक्टर P क्रॉस वेक्टर E। 27 का ऑप्शन नंबर बी एकदम परफेक्ट है। ठीक है, चलो आ जाओ, उसके बाद चलते हैं आगे। कह रहा है किसी वैद्युत
कह रहा है कि किसी वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता सुदूर बिंदुओं पर आर के, अभी देखो जस्ट बताया गया है कि आर पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो और चाहे वैद्युत बल हो 1/r³ पे निर्भर करता है, किसके कारण, द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु आवेश पर। अगर दोनों द्विध्रुव हो तो ऑप्शन नंबर डी बन जाना है, ठीक है। और अगर केवल दोनों बिंदु आवेश, एक बिंदु आवेश के कारण दूसरे बिंदु पे लग रहा है तो ऑप्शन नंबर बी हमारा हो जाना है, ठीक है। ठीक है, अगला कह रहा है क्वेश्चन नंबर 3, देखो निम्नलिखित में से कौन सी राशि व्युत्क्रम वर्ग नियम का पालन करती है। व्युत्क्रम वर्ग नियम का एक बिंदु आवेश के कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी या वैद्युत बल दोनों पालन करता है। पहला लिख रहा है एक बिंदु के आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र तीव्रता, सही है। बी वाला पढ़ लेते हैं, वैद्युत द्विध्रुव के कारण दूरस्थ बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है। तो वैद्युत द्विध्रुव के कारण निकालोगे तो वहाँ पे जो ई होता है प्रोपोर्शनल टू 1/r³ होगा, ध्यान रखना है, ठीक है। आगे चलो, तो यहाँ पर लिख रहा है ऑप्शन नंबर सी कि वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में दूरस्थ बिंदु पर विभव, देखो एक मिनट, क्वेश्चन की वाट नहीं लगने वाली है, करा ऊपर, अच्छा हाँ हमने पढ़ा नहीं, करा व्युत्क्रम वर्ग नियम का पालन नहीं करता है, ठीक तो है, क्योंकि ऑप्शन में जो डी सी यहाँ दे रहा है ना, ऑप्शन नंबर सी जो दे रहा है ये भी देखो, हमने बताया द्विध्रुव जो विभव होता है, वैद्युत विभव पूछ रहा है इस वाले, तो वैद्युत विभव में बिंदु आवेश के कारण होता है तो 1/r, लेकिन यहाँ कह रहा है द्विध्रुव कारण, तो द्विध्रुव कारण 1/r² होता है, तो ये भी पालन करेगा, सी वाला भी, ए वाला भी पालन करेगा। और अगला कह रहा है कि एक आवेशित गोले के कारण गोले से बाहर किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो ये भी हमारा क्या है, सही है। तो ये तीनों के तीनों पालन करेंगे, ए सी, ठीक है, ए सी कहाँ चला गया, भग गिरा है, तो यहाँ पर ए पालन करेगा, डी पालन करेगा, सी पालन करेगा, बच गया कौन, बी वाला, ये पालन नहीं करेगा, तो यही सही हो जाएगा। कह रहा कौन पालन नहीं करता, चलो आगे चलो, आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है स्मॉल r दूरी पर रखे दो वैद्युत द्विध्रुवों के बीच लगने वाला बल अनुकमानुपाती होता है। तो r दूरी पर लगने वाले दो द्विध्रुवों के बीच लगने वाला बल हमने बता दिया अभी जस्ट कि 1/r⁴ के प्रोपोर्शनल होता है, यानी r⁻⁴ कह सकते हो। ये क्वेश्चन नंबर 30 का हो जाएगा। और हमने बताया r², ठीक है, ये हमने बताया क्या, ये निर्भर करता है बिंदु आवेशों के लिए लागू होता है, ठीक है। ये सी वाला जो होता है, एक मिनट, पहला वाला किसी के लिए लागू नहीं होता है, ये प्लस में है ना, पहला बी ए बी किसी पर लागू नहीं होता। सी वाला जो होता है बिंदु आवेश के लिए लागू होता है, बिंदु आवेश से बिंदु आवेश के लिए, बल के लिए, ठीक है ना। चलो आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं। क्षैतिज दिशा में गति करता हुआ एक इलेक्ट्रॉन ऐसे स्थान में प्रवेश करता है जहाँ ऊर्ध्वाधर दिशा में एक समान वैद्युत क्षेत्र है। तो अगर ऊर्ध्वाधर दिशा में, देखो ऊर्ध्वाधर दिशा में एक समान रूप से वैद्युत क्षेत्र अगर ऐसे है तो वैद्युत क्षेत्र हमेशा कहाँ होता है, धनावेश से ऋणावेश की तरफ होता है। अगर यहाँ इलेक्ट्रॉन की एंट्री हो चुकी है, इलेक्ट्रॉन पे ऋणावेश के कारण ऊपर से प्रतिकर्षण लगेगा और ये धीरे धीरे नीचे की तरफ झुकने लगेगा, ठीक है, धनावेश से ऋणावेश की तरफ। तो क्या कर रहा है, कह रहा है क्षैतिज से 45 के कोण पे एक सीधी रेखा में नहीं, प्रवलय के पथ पे गति करेगा। किस पे करेगा, ये प्रवलयाकार पथ पे मुड़ेगा, ठीक है। चलो किस पथ पे, प्रवलयाकार पथ पे। तो क्या कर रहा है, देखो कह रहा है पहला वाला क्षैतिज से 45 के कोण पे सीधी रेखा एकदम गलत है। दूसरा कह रहा है ऊर्ध्वाधर तल में एक वृत्त बनाएगा, भी गलत है। कह रहा है क्षैतिज में एक प्रवलय, ठीक है, यहाँ आप समझना है क्षैतिज में प्रवलय या नीचे डी वाला कह रहा है ऊर्ध्वाधर तल में प्रवलय, ठीक है। अब ये मुड़ेगा तो, लेकिन क्षैतिज में प्रवलय नहीं बना सकता, क्योंकि यह किस में आ रहा है, यह हमारा ऊर्ध्वाधर तल में लग रहा है वैद्युत क्षेत्र, तो ऊर्ध्वाधर तल में प्रवलय का रूप लेगा। तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा। क्षैतिज में क्या होगा, क्षैतिज में क्यों होगा, क्योंकि बल तो ऊर्ध्वाधर तल में लग रहा है ना, तो ये ऊर्ध्वाधर तल के अनुसार बनेगा। क्वेश्चन नंबर 32 देखो, ठीक है, कह रहा है कि 3 इलेक्ट्रॉनिक वाले आवेश वाले, कह रहा है कि इतना मिलीग्राम द्रव्यमान की एक बूंद को संतुलित करने के लिए, संतुलित अगर करना है बूंद को ना, तो बूंद पे जो है यहाँ पर भार लगता है mg नीचे की तरफ, और ऊपर की तरफ वैद्युत क्षेत्र होता है E, यहाँ आवेश होगा 3e होगा, क्योंकि 3 इलेक्ट्रॉनिक आवेश करा है, 3 इलेक्ट्रॉनिक मतलब 3e आवेश है। तो यहाँ पे जो हमारा फॉर्मूला लगेगा ना, वो होगा 3, यहाँ पे होगा 3e गुणे कैपिटल E, ठीक है, इक्वल टू लिख रहा है mg होना चाहिए। तो हमें यहाँ पे E निकालना है, स्मॉल कैपिटल E निकालना है, इसी को हल करके हमें यहाँ निकालना है, ठीक है।
लगा लोगे। यहाँ पे m का मान देखो कितना दिया गया है, m का मान कह रहा है 0.001 m कह रहा है, यही है ना, यही है इसका मान। तो इसका मतलब हो गया कि इसका द्रव्यमान यहाँ 10⁻³ तो इसकी वजह से हो जाएगा। अब मिलीग्राम को ग्राम में बदलोगे तो 10⁻³ उससे हो जाएगा, ठीक है, 10⁻6 हो गया ग्राम में बदलोगे। अब इसको केजी में जब बदलोगे 10⁻³ हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा ये मिलीग्राम मतलब mg हो गया ना, तो जाएगा 10⁻6 इधर हो गया मिलीग्राम को, और है 10⁻³ इसकी वजह से 10⁻9 हो जाएगा। तो इसका जो द्रव्यमान है 10⁻9 हो जाएगा। g का मान 10 रख लेंगे, ठीक है, और e का मान 1.6 × 10⁻19 रख के लगा लोगे तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही होगा चेक करके बताओगे। ऑप्शन नंबर बी वैसे शायद में होना चाहिए, देख लोगे, ठीक है। चलो 33 का रहा है कि एक आवेश पर +9e और एक आवेश पे +e, आवेश से दोनों एक दूसरे 16 सेमी की दूरी पर हैं, +9e और +e दो ठे हैं, कितनी दूरी पर 16 सेमी की दूरी पर हैं। इनके बीच क्यू आवेश को कहाँ रखें, यहाँ से x दूरी पे मान लोगे कि हमने रख दिया इसको। कह रहा है जहाँ वो संतुलन में, संतुलन का मतलब ये हो गया इस पर जितना बल इधर लगे उतना बल इधर लगना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों के आवेशों का लगने वाले बल को संतुलित करो, ये x हो जाएगा तो जाएगा 16 - x, जहाँ x की दूरी किस में होगी सेंटीमीटर में होगी, रख के हल कर लोगे, ठीक है। तो यहाँ पर कैसे हल होगा, यहाँ पर जो है पहला जो बल होगा या वैद्युत क्षेत्र निकालो, ठीक है। पहला वैद्युत क्षेत्र निकालोगे तो हो जाएगा, पहले कार वैद्युत क्षेत्र क्या हो जाएगा, हो जाएगा 1/4πε0 × 9e अपान हो जाएगा x², ठीक है। E1 हो जाएगा। दूसरा वाला जो वैद्युत क्षेत्र होगा दूसरे कार E2 बराबर 1/4πε0, ठीक है, इंटू E/16 - x का होल स्क्वायर। अब इसको रख के एक साथ लगाओगे, उसके बाद क्या करोगे, इसको हल कर देना, ठीक है। दोनों को जोड़कर सदिश योग लेकर, दोनों की दिशा चूँकि विपरीत होनी चाहिए तब संतुलन होगा, इसलिए दोनों को घटाओगे माइनस चिन्ह के साथ घटेगा और इक्वल टू कर दोगे 0। तो लास्ट में हमारा जान तो क्या आएगा, खाली 9, यहाँ पे जो हल करोगे जाएगा 9e/x² इक्वल टू आ जाएगा E/16 - x² आएगा। ई से ई भी कट जाएगा, ठीक है। 16 - x का होल स्क्वायर होगा, ठीक है। अब उसके बाद ये इधर चला जाएगा और x² इधर आ जाएगा, दोनों को हल कर लोगे, 16 इधर आएगा तो 16 ही हम जो भी होता है हल कर लोगे, ठीक है। तो क्वेश्चन इसको हम छोड़ रहे हैं, कर लोगे, आंसर इसका बता दें, ध्यान देते हैं, खुद कमेंट करोगे लगा के, ठीक है ना। चलो आगे देखा जाए, अब तो क्वेश्चन नहीं है, शायद 2 क्वेश्चन और दिख रहा है ना। चलो तो ये सब क्वेश्चन देख लो। यहाँ पर पहला कह रहा है कि एक म्यूसी माइक्रोकुलाम के 2 बराबर एवं विपरीत प्रकृति के 2 आवेश इतने मिमी की दूरी पर रखे गए हैं, इनके वैद्युत ध्रुव आघूर्ण की गणना। वैद्युत ध्रुव आघूर्ण हमारा हो जाएगा P इक्वल टू ये हो जाएगा P इक्वल टू, ठीक है, ये हो जाएगा क्या हमारा, ये हो जाएगा P इक्वल टू Q × 2L, क्या हो जाएगा Q × 2L। तो Q हमारा कितना है, Q करा है 1 माइक्रोकुलाम, देखो दिया है 1 माइक्रोकुलाम है, यानी 1 का मतलब कुछ है ही नहीं, 10⁻⁻6 लिख देंगे माइक्रो को, ठीक है। गुड़े बीच की दूरी करा है 2 mm है, तो 2 × 10⁻³ कर दो तो मीटर में बदल जाएगा, ठीक है। तो हो जाएगा 2 × 10⁻⁹ हो जाएगा, ठीक है। ये इसका आंसर हो जाएगा, इसका मात्रक हो जाएगा कूलाम मीटर स्क्वायर, ठीक है, कूलाम मीटर हो जाएगा, सॉरी। तो हो जाएगा 2 × 10⁻⁹ हो जाना है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर कौन सा है हमारा, 33 वाला है, सॉरी 33 नहीं है, क्वेश्चन नंबर हमारा 34 है। 2 × 10⁻⁹ कूलाम मीटर हो जाएगा। आगे चलते हैं, लास्ट एक बचा है क्वेश्चन नंबर 35। कह रहा है एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन के बीच की दूरी इतना है, इनका जो आवेश वही सेम है। कह रहा है इस निकाय की वैद्युत ध्रुव आघूर्ण गणना, P बराबर वही सेम हो जाएगा, ठीक है। तो P बराबर क्या हो जाएगा Q की जगह लिखोगे E, क्योंकि इलेक्ट्रॉन माइनस ही होता है, प्रोटॉन प्लस ही होता है, पर हैं दोनों E ही। Q × 2L होता है, तो 2L यहाँ कितना रखा जाए, दूरी दोनों बीच की जो दूरी होगी
वहाँ रखेंगे 0.53 एंगस्ट्रॉम का है, एंगस्ट्रॉम हो गया 10⁻10, ठीक है। और ई का मान क्या रख देंगे यहाँ पे ई का मान हो जाएगा 1.6 इंटू 10⁻19 हो जाएगा। अब आगे चलो, हो जाएगा 6 गुणे 5 यहाँ पे हो जाएगा 16 32 16 48 हो जाएगा 4, ठीक है। और हो जाएगा 16 25 80 और 4 हो जाएगा 84, ठीक है। ये यहाँ पे 3 अंक पे दशमलव लग जाएगा क्योंकि 2 अंक इसमें है, 1 अंक इसमें है। और गुणे 10 की पावर हो जाएगा यहाँ पर -19 है और -10 है, तो यहाँ पर हो जाएगा 10 की पावर -29 हो जाएगा। कुछ ज़्यादा मान आ गया, क्या लग रहा है? चलो देख लीजिए पी वाला, ठीक है। तो यहाँ पे सही एकदम करेक्ट है। यहाँ पे हम 1 अंक दशमलव को और खिसका के लिख सकते हैं 8.48 गुणे 10 पावर -29 को कर सकते हैं -30। ये हमारा हो गया आज की क्लास। तो आज की क्लास थोड़ी सी लंबी हो गई, पहले का इसको सवाल को लगाओगे अच्छे से, न समझ आएगा तो जरूर बताओगे, ठीक है।